फरवरी 2026, श्रीनगर कैंटोनमेंट। रात के करीब 11 बज रहे थे। एक आर्मी बैरक के बाहर 4 गाड़ियां बिना हेडलाइट जलाए खामोशी से आकर रुकी। मिलिट्री इंटेलिजेंस के जवान दबे पांव अंदर दाखिल हुए। एक कमरे का दरवाजा जोर से खोला गया। अंदर एक 44 साल का हवलदार वर्दी में अपने बिस्तर पर बैठा फोन पर कुछ टाइप कर रहा था। उसने सिर उठाया और सामने खड़े अफसरों को देखा। एक पल के लिए उसके हाथ कांपे, लेकिन फिर उसने बहुत ही ठंडे दिमाग से अपना फोन टेबल पर रख दिया। हवलदार करण सिंह चौहान, आप देश के खिलाफ जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हैं। मुझे नहीं पता आप किस बात की बात कर रहे हैं सर। मैं 22 साल से इस वर्दी की सेवा कर रहा हूं। यही वर्दी है जिसे तुमने बेच दिया। पिछले 11 सालों का हर एक मैसेज हमारे पास है। जो अफसर उस कमरे में मौजूद थे वो जानते थे कि ये कोई मामूली गिरफ्तारी नहीं थी। ये एक ऐसे आदमी की गिरफ्तारी थी जो पिछले 1 दशक से भारतीय सेना की सबसे गोपनीय जानकारी सरहद पार बैठे अपने आकाओं तक पहुंचा रहा था। जिस आदमी पर पूरी यूनिट आंख बंद करके भरोसा करती थी, वही आदमी अंदर से एक जिंदा टाइम बम बन चुका था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि ये गिरफ्तारी सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी। इसके पीछे एक ऐसा जाल छुपा था जिसने 11 सालों तक हमारी सबसे संवेदनशील सैन्य जानकारी को दुश्मन के हाथों में बिकते हुए देखा था। साल 2003, बारामूला जिले का एक छोटा सा गांव। करण सिंह चौहान का जन्म एक बहुत ही सामान्य किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता के पास बस 2 एकड़ जमीन थी और घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। करण पढ़ाई में औसत था, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सपना था, फौज की वर्दी पहनना। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि करण जब भी किसी फौजी को गांव में देखता, घंटों उसके पीछे पीछे घूमता रहता। 2004 में उसने आर्मी भर्ती रैली पास की और सिग्नल्स रेजिमेंट में भर्ती हो गया। शुरुआती सालों में करण एक ईमानदार और मेहनती जवान था। उसके साथी उसे भरोसे का आदमी कहते थे। ट्रेनिंग में उसका प्रदर्शन औसत से बेहतर था और उसके अफसर उसे एक अनुशासित सैनिक मानते थे। धीरे धीरे तरक्की करते हुए वो हवलदार के पद तक पहुंचा और उसे उधमपुर के पास एक बेहद संवेदनशील सिग्नल यूनिट में तैनात कर दिया गया, जहां से सैनिकों की मूवमेंट, कॉन्वॉय शेड्यूल और बॉर्डर पोस्ट्स की जानकारी गुजरती थी। उसकी यूनिट में उसे सिग्नल ट्रैफिक हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई थी, एक ऐसा पद जो उसे बहुत सी गोपनीय जानकारियों तक सीधी पहुंच देता था। 2014 में करण की जिंदगी में एक बहुत बड़ा झटका आया। उसकी बेटी को एक गंभीर बीमारी हो गई और दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत पड़ गई। उसकी तनख्वाह और उसकी बचत दोनों ही नाकाफी थे। उसने अपने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, फिर एक प्राइवेट फाइनेंसर से भी उधार उठाया। कर्ज का बोझ हर महीने बढ़ता ही गया। महीनों की छुट्टी लेकर वो बेटी के इलाज के लिए दिल्ली के चक्कर लगाता रहा। उसकी पत्नी रात रात भर रोती रहती थी और करण खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस करता था। करण भीतर से टूट चुका था, लेकिन अपनी यूनिट में उसने कभी किसी को इस बात की भनक नहीं लगने दी। वो बाहर से एक अनुशासित और भरोसेमंद हवलदार बना रहा। उसके सीनियर अफसर तक को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी यूनिट का सबसे भरोसेमंद हवलदार अंदर से किस हद तक कर्ज और हताशा में डूबा हुआ था। मार्च 2015 की एक शाम करण अपनी छुट्टी के दौरान फेसबुक पर पुराने साथियों को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक प्रोफाइल दिखी जिसका नाम था फरहाना मलिक। प्रोफाइल पर एक बहुत ही खूबसूरत महिला की तस्वीरें थीं जो अपने आप को दुबई में रहने वाली एक NRI बताती थीं। कुछ ही दिनों में बातचीत बहुत आगे बढ़ गई। फरहाना असल में कोई महिला नहीं थी। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का एक ट्रेंड हैंडलर था जो फर्जी पहचान से भारतीय फौजियों को जाल में फंसाने का काम करता था। ऐसे दर्जनों फर्जी अकाउंट्स ISI के हैंडलर्स रोज बनाते और सोशल मीडिया पर आर्मी की यूनिफॉर्म वाले प्रोफाइल पिक्चर देखकर टारगेट चुनते। करण जी, आपकी जिंदगी में इतनी परेशानी क्यों है? मैं देख सकती हूँ आप बहुत परेशान हैं। कर्ज बहुत बढ़ गया है, समझ नहीं आता क्या करूं। अगर मैं आपकी मदद कर सकूं तो। मेरे कुछ जानकार हैं जो सिर्फ थोड़ी सी जानकारी के बदले बहुत अच्छी रकम देते हैं। बस अपनी यूनिट की रूटीन डिटेल्स, कुछ भी संवेदनशील नहीं, बस सामान्य बातें। करण 1 हफ्ते तक झिझकता रहा, लेकिन कर्ज के दबाव ने आखिरकार उसे झुका दिया। उसने अपनी यूनिट के कुछ बहुत ही मामूली शेड्यूल फरहाना को भेज दिए। बदले में उसके अकाउंट में 50,000 रुपए ट्रांसफर हुए। ये पहला कदम था जिसने अगले 11 सालों तक उसे एक बहुत ही खतरनाक दलदल में धकेल दिया। धीरे धीरे बातचीत व्हाट्सएप पर शिफ्ट हुई, फिर टेलीग्राम पर और आखिर में एक एन्क्रिप्टेड ऐप पर जिसे कभी ट्रेस नहीं किया जा सकता था। फरहाना का असली चेहरा अब सामने आ चुका था। वो अब खुद को मेजर सलमान बताने लगा, ISI का एक सीनियर हैंडलर जो सीधे भारत के अंदर स्लीपर एजेंट्स चलाता था। करण, तुम्हारी यूनिट सिग्नल्स की है,
तुम्हारे पास कॉन्वॉय रूट्स, ट्रूप मूवमेंट टाइमिंग्स और पोस्ट्स की लोकेशन तक पहुंच है। ये जानकारी हमारे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। मैं डर जाता हूं सर, अगर पकड़ा गया तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं पकड़ेगा। पैसा हम छोटे छोटे हिस्सों में भेजेंगे, अलग अलग खातों से, ताकि किसी को शक ना हो। बस तुम अपना काम ईमानदारी से करते रहो। अगले कुछ सालों में करण ने अनजाने में या जानबूझकर खुद को पूरी तरह से इस जाल में फंसा लिया। हर महीने वो छोटी छोटी जानकारी भेजता, कभी ट्रूप रोटेशन की डिटेल, कभी किसी नई पोस्ट की लोकेशन, कभी कोई सिग्नल फ्रीक्वेंसी। बदले में उसके अलग अलग बैंक खातों में हवाला के जरिए पैसा आता रहा। मेजर सलमान ने उसे सिखाया था कि कभी भी एक ही बैंक खाते में पैसा मत लेना और कभी भी बड़ी रकम एक साथ मत मांगना। 2017 में उसकी बेटी का इलाज पूरा हो गया, लेकिन तब तक करण खुद को रोक नहीं सका। कर्ज चुक गया था, फिर भी लालच और डर दोनों उसे बांध चुके थे। अब उसे हर महीने आने वाली रकम की आदत लग चुकी थी। उसने अपने गांव में जमीन खरीदी और अपने घर वालों को बताया कि उसे प्रमोशन के साथ अलग से भत्ता मिलने लगा है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद, जब पूरे देश का ध्यान सीमा पर था, आईएसआई ने करण से एक बहुत बड़ी मांग रखी। उन्हें उधमपुर सेक्टर में एक बड़े सैन्य अभ्यास की पूरी टाइमिंग और लोकेशन चाहिए थी। करण ने डरते हुए भी वो जानकारी भेज दी। कुछ हफ्तों बाद उस इलाके में एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया जो ठीक उन्हीं कोऑर्डिनेट्स के आसपास उड़ रहा था जो करण ने भेजे थे। सौभाग्य से उस साल कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने ड्रोन को समय रहते मार गिराया। लेकिन करण अब पूरी तरह से आईएसआई का एक स्थायी मोहरा बन चुका था। मेजर सलमान ने उसे उस रात मैसेज किया, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। अब हम तुम्हें और बड़े काम देंगे। 2021 से 2024 के बीच करण को कई बार प्रमोशन मिला। उसकी सीनियरिटी बढ़ी और साथ ही उसकी पहुंच भी। अब वो उधमपुर के एक बहुत ही अहम कम्युनिकेशन सेंटर में तैनात था, जहां से पूरे नॉर्दर्न कमांड के सिग्नल ट्रैफिक गुजरता था। मेजर सलमान अब सीधे उससे बहुत गंभीर जानकारी मांगने लगा था। सैन्य ऑपरेशनों की डेट, हथियारों की खेप की टाइमिंग और सबसे खतरनाक, बॉर्डर पोस्ट्स की सुरक्षा में होने वाले बदलाव। 2023 में एक बार करण ने एक पेट्रोलिंग पार्टी के रूट की जानकारी भेज दी थी। कुछ दिनों बाद उस रूट पर एक घात लगाने की कोशिश नाकाम कर दी गई, लेकिन जांच एजेंसियों को तब यह अंदाजा नहीं हुआ कि ये जानकारी अंदर से लीक हुई थी। जून 2024 में एक बहुत ही अलग मोर्चे पर एक और घटना हुई, जिसने बाद में करण की गिरफ्तारी की जड़ें और गहरी कर दी। कुपवाड़ा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने एक स्थानीय गाइड को हिरासत में लिया, जो आतंकियों को सीमा पार से इस पार लाने का काम करता था। पूछताछ में उस गाइड ने एक बहुत ही अहम बात कबूल की, हमें सीमा के इस पार की एक चौकी की जानकारी हमेशा पहले से मिल जाती थी। हमारे हैंडलर कहते थे कि उनका एक आदमी अंदर बैठा है, कोई फौजी जो सिग्नल यूनिट में है। इस बयान ने जांच एजेंसियों की आंखें खोल दी। उन्हें अंदाजा हो गया कि ये कोई बाहरी जासूसी नहीं, बल्कि किसी अंदर के आदमी का काम था। लेकिन उस वक्त संदेह की सुई किसी एक इंसान पर नहीं टिक पाई थी, क्योंकि उधमपुर और उसके आसपास सिग्नल्स में तैनात जवानों की संख्या सैकड़ों में थी। अक्टूबर 2023 में करण द्वारा भेजी गई एक जानकारी ने एक बहुत बड़े खतरे को जन्म दिया था। उसने एक पेट्रोलिंग पार्टी के रूट और समय की जानकारी अपने हैंडलर को भेज दी थी। कुछ ही दिनों बाद उस रूट के पास एक संदिग्ध घात लगाने की कोशिश नाकाम कर दी गई। सुरक्षा बलों ने वक्त रहते खतरे को भांप लिया और एक बड़ी जनहानि टल गई। लेकिन उस वक्त जांच एजेंसियों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रूट की जानकारी यूनिट के अंदर से ही लीक हुई थी। उस घटना की फाइल कई महीनों तक बंद पड़ी रही, ये मानकर कि दुश्मन ने शायद अपने खुद के सोर्स से ये जानकारी जुटाई होगी। फरवरी 2025 में सैन्य खुफिया एजेंसी को एक बहुत ही अजीब पैटर्न नजर आया। पिछले कुछ महीनों से बॉर्डर पर कुछ ऐसे मूवमेंट्स की जानकारी दुश्मन तक पहुंच रही थी जो बहुत ही सीमित लोगों को ही पता होती थी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक बहुत ही खुफिया साइबर सर्विलेंस ऑपरेशन शुरू किया, जिसे कोड नेम दिया गया ऑपरेशन ब्लैक सिग्नल। महीनों तक हर उस जवान के डिजिटल फुटप्रिंट को खंगाला गया जिसकी पहुंच संवेदनशील जानकारी तक थी। जांच टीम ने पाया कि करण सिंह चौहान के बैंक खातों में पिछले कुछ सालों में कई बार असामान्य रूप से पैसा आया था। हर बार अलग अलग स्रोतों से, हर बार छोटी रकम में, ताकि किसी की नजर न पड़े। कुल मिलाकर उसके अलग अलग खातों में करीब 18 लाख रुपए ऐसे ट्रांजैक्शन से आए थे जिनका कोई साफ हिसाब नहीं था। अक्टूबर 2025 में जांच एजेंसी ने करण के फोन की मेटा डेटा एनालिसिस शुरू की। पता चला कि उसका फोन कुछ खास तारीखों पर, ठीक उन्हीं दिनों जब यूनिट में कोई गोपनीय जानकारी लीक हुई थी, एक विदेशी नंबर से कनेक्ट हुआ था।
एजेंसी ने उसे हाई लेवल सर्विलेंस पर डाल दिया, लेकिन बिना किसी हड़बड़ी के, ताकि करण को शक न हो और वो अपने हैंडलर को आगाह न कर दे। सादी वर्दी में तैनात इंटेलिजेंस अफसर हफ्तों तक उसकी हर हरकत, हर मुलाकात और हर फोन कॉल पर नजर रखते रहे। जनवरी 2026 में जब देश भर में सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान दिल्ली की तरफ था, ठीक उसी समय आईएसआई ने करण से अपनी सबसे बड़ी मांग रखी। उन्हें उधमपुर सेक्टर में होने वाले एक बहुत बड़े सैन्य पुनर्गठन की पूरी जानकारी चाहिए थी। कौन सी यूनिट कहाँ शिफ्ट हो रही है, कब और किस रूट से। ये जानकारी अगर दुश्मन के हाथ लग जाती तो पूरे सेक्टर की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता था। करण, ये हमारा सबसे बड़ा मौका है। पूरा देश दिल्ली के प्रोटेस्ट में उलझा हुआ है। कोई इस तरफ ध्यान नहीं देगा। हमें बस पूरी डिटेल चाहिए। इसके बदले हम तुम्हारे खाते में इस बार सबसे बड़ी रकम भेजेंगे, पूरे $50,000। तुम्हारी सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। करण ने कांपते हाथों से वो पूरी जानकारी इकट्ठा की और अपने एन्क्रिप्टेड ऐप के जरिए भेज दी। लेकिन इस बार सैन्य खुफिया एजेंसी की सर्विलेंस टीम पहले से ही उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही वो मैसेज भेजा गया, एजेंसी के पास पुख्ता सबूत आ गया। साइबर फॉरेंसिक टीम ने उस एन्क्रिप्टेड मैसेज के मेटा डेटा को ट्रेस करके ये साबित कर दिया कि करण के फोन से ठीक उसी समय एक बहुत बड़ी फाइल विदेशी सर्वर पर भेजी गई थी। फरवरी 2026 की वो रात आ गई जब मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम ने श्रीनगर कैंटोनमेंट में करण के क्वार्टर पर छापा मारा। छापे में सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस ही नहीं, बल्कि रॉ और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक साइबर सेल भी शामिल थी। उसके फोन, लैपटॉप और एक छुपा हुआ हार्ड ड्राइव बरामद हुआ, जिसमें 11 सालों की जासूसी का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद था। सैकड़ों दस्तावेज, तस्वीरें और मैसेज जो सीधे सीमा पार भेजे गए थे। उसके घर की तलाशी में एक जमीन के कागजात भी मिले, जो उसने पिछले कुछ सालों में हैंडलर से मिले पैसों से खरीदे थे। पूछताछ में करण ने कबूल किया कि उसने अपने पूरे करियर के दौरान कम से कम 7 बड़ी सैन्य जानकारियां दुश्मन तक पहुंचाई थीं, जिनमें से कई ऐसी थीं जिनके सामने आने पर हमारे कई जवानों की जान खतरे में आ सकती थी। जांच में यह भी सामने आया कि उसके जरिए भेजी गई जानकारी सिर्फ आईएसआई तक ही नहीं, बल्कि कश्मीर में सक्रिय कुछ आतंकी गुटों तक भी पहुंचाई गई थी, ताकि वे सुरक्षा बलों की मूवमेंट के हिसाब से अपने हमलों की योजना बना सकें। जांच एजेंसियों ने कुपवाड़ा से पकड़े गए उस गाइड के बयान को करण के मैसेज रिकॉर्ड से मिलाकर देखा तो दोनों की टाइमिंग एक दूसरे से बिल्कुल मेल खा गई। यही वो कड़ी थी जिसने 1 साल पुराने अनसुलझे केस को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। पूछताछ के दौरान करण ने रोते हुए कहा, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यह शुरू किया था सर। मुझे नहीं पता था ये इतना आगे निकल जाएगा। लेकिन जांच अधिकारी का जवाब बहुत सख्त था। तुमने अपनी बेटी को बचाने के लिए उन हजारों जवानों की जिंदगी दांव पर लगा दी जो तुम्हारे साथ इस वर्दी में खड़े थे। करण की गिरफ्तारी की खबर जब उसकी यूनिट में फैली तो हर तरफ सन्नाटा छा गया। जिन साथियों के साथ उसने वर्षों साथ खाना खाया था, साथ ड्यूटी की थी, वो सब हैरान थे। उसकी पत्नी और बेटी को भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि घर में आने वाला अतिरिक्त पैसा किस कीमत पर आ रहा था। जब उन्हें सच पता चला तो उनके पास शर्म और सदमे के अलावा कुछ नहीं बचा था। अगर करण सिंह चौहान वक्त रहते पकड़ा नहीं जाता तो उस फरवरी की रात भेजी गई आखिरी जानकारी शायद उधमपुर सेक्टर के पूरे सैन्य पुनर्गठन को खतरे में डाल देती। सोचिए, अगर वो सैन्य पुनर्गठन की जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाती तो कितने जवानों की जिंदगी खतरे में आ जाती और कितने घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ जाते। 1 दशक तक एक भरोसेमंद वर्दी के पीछे छुपा एक गद्दार हमारे ही जवानों की जिंदगियों के साथ खेल रहा था। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियों की खामोश मेहनत, महीनों की सर्विलांस और साइबर फॉरेंसिक की बारीक जांच ने वक्त रहते इस जासूसी नेटवर्क को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। करण सिंह चौहान को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ रहा है और उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। उसके साथ उन 2 और अनजान नंबरों की भी जांच चल रही है जिनसे उसे पैसा भेजा जाता था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।